देखो इसका तीसरा जो इंटरप्रिटेशन था इस ग्राफ का, दो तो हम बता चुके हैं, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। अब जो इसका तीसरा इंटरप्रिटेशन है वो ये है। क्या है भाई? एक बात ध्यान से देखो, मैक्सिमम जब टेम्परेचर था तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर मैक्सिमम थी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर मैक्सिमम वैल्यू कम होती चली गई। तो एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी राइजेस, ये थर्ड और फाइनल कंक्लूजन है, एज द टेम्परेचर ऑफ द black body rises, as the temperature of the black body rises, the peak of the distribution curve, the peak of the distribution curve, the peak of the distribution curve shift towards shorter wavelength, shifts towards shorter wavelength। ठीक, अब एक थे वीन, क्या नाम था साइंटिस्ट का? वीन। वीन क्या कहते थे कि अकॉर्डिंग टू वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो यार ज्यादा समझने समझाने की जरूरत ना है। जैसे ये है लैम्डा m3, ये है लैम्डा m2, ये है लैम्डा m। व्हाट यू ऑब्जर्व दैट कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ रही है। उल्टा रिलेशन है। इसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ यानी वो वेवलेंथ जिस पर स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर मैक्सिमम हो जाए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक, इसी को वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू बी, वीन्स कांस्टेंट। बी क्या है बेटा? वीन्स कांस्टेंट है। बी क्या है? वीन्स कांस्टेंट। अब इसकी जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ बी इज, द वैल्यू ऑफ बी इज 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, मीटर इंटू केल्विन, ये इसकी वैल्यू है। तो ये है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो ये इस्टेब्लिश करता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ टेम्परेचर के इनवर्स रिलेशन में होती है, अर्थात स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादा होगी लेकिन मैक्सिमम वेवलेंथ उसी टेम्परेचर पर कम होगी। जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर की वेवलेंथ, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर कम होती जाएगी और टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। टेम्परेचर में और मैक्सिमम वेवलेंथ में ये रिलेशन वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है। एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी राइजेस द मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड रेडिएशन शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। As the temperature of the black body rises, the peak of the distribution curve shift toward the shorter wavelength। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि as the temperature of the black body rises, as the temperature of the black body rises, as the temperature of the black body rises, the maximum energy emitted radiation, the maximum energy emitted radiation, the maximum energy emitted radiation shifts towards shorter wavelength, shift towards shorter wavelength। तो ये था बीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब उसके बाद
हम लोग पढ़ेंगे स्टीफेंस लॉ, एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टीफेंस लॉ। क्या पढ़ेंगे? स्टीफेंस लॉ। वीडियो को पॉज करके ये तीनों कंफ्यूजन नोट कर लीजिएगा, घबराए नहीं। जितना एक्सप्लेनेटरी मैं वीडियो मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए बनाया है, उतना ही एक्सप्लेनेटरी वीडियो आपको न्यूमेरिकल के लिए भी मिलेगा। बस वीडियो को देखिए, कुछ कमी हो बताइए, कोई चीज़ को टेक्निकल टर्म नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताइए हम, बट आप वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। स्टीफेंस लॉ। आइए अगला टॉपिक करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये स्टीफेंस लॉ। स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आता है और इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। स्टीफेंस लॉ क्या है भाई इसका स्टेटमेंट? ये कहते हैं द टोटल रेडिएशन एनर्जी, द टोटल रेडिएशन, द टोटल रेडिएंट एनर्जी, द टोटल रेडिएंट एनर्जी emitted per second, the total radiant energy emitted per second, emitted per second, per unit surface area, per unit surface area of a black body, of a black body is directly proportional to the fourth power of absolute temperature, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये स्टीफेंस का लॉ है। इफ T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, if T is the absolute temperature of a black body, if T is the absolute temperature of a black body, then heat energy emitted per second, that is Q by T per unit area is given by Q by T directly proportional to T की पावर 4। अच्छा, और Q by T इसको हम टोटल रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर सेकंड E भी मान सकते हैं। ये क्या है? टोटल रेडिएंट एनर्जी पर सेकंड ऑफ अ ब्लैक बॉडी। इसकी वैल्यू सिग्मा इंटू टी की पावर 4, वेयर सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट है। ठीक, स्टीफेंस कांस्टेंट है। ये लम्मर और प्रेशिंघम के जो कर्व का पहला कंक्लूजन था वो यहीं से देखिए आया था, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। तो पहला कंक्लूजन इस बात का था कि एरिया इनक्लोज्ड बाय द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज गिवन द टोटल रेडिएंट एनर्जी which is experimentally found that fourth power of absolute temperature। तो लम्मर और प्रेशिंघम का स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व स्टीफेंस लॉ की तायीद करता है, स्टीफेंस लॉ को बल देता है, स्टीफेंस लॉ को वेरीफाई करता है। ये एक उसका इम्पॉर्टेंट फायदा है, इसीलिए मैंने वहां पर डिस्कस करने के बजाय यहाँ बताना जरूरी समझा। और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, ये
पेरिस लम्मर और पेशिंगहम के एक्सपेरिमेंट से भी हमने सिद्ध किया था। ठीक है, तो ये है स्टीफेंस लॉ, जहां पर सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट है और सिग्मा की जो एसआई यूनिट होती है, द एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा, और यार कोई झंझट की बात नहीं है, क्यू की वैल्यू जूल में लिखना है, क्यू की वैल्यू जूल में लिखना है, लेकिन ये टोटल रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया है, इज, तो ये हो जाएगा जूल एनर्जी अपॉन पर यूनिट एरिया, यानी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया, और केल्विन की पावर 4 या वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 या फिर वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ये है बेटा स्टीफेंस का लॉ। किसका लॉ है ये? स्टीफेंस का लॉ। तो अब ये लॉ स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है ब्लैक बॉडी के लिए। ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी को कहते हैं जो लोअर टेम्परेचर पे अपने ऊपर गिरने वाली सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और हायर टेम्परेचर पर वो सारी रेडिएशन को इवॉल्व करती है। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट करके इंपॉर्टेंट है ये, इसे नोट कीजिए, स्टीफेंस लॉ। हाँ, ए हटा दो भैया, स्टीफेन लॉ, स्टीफेंस लॉ या स्टीफेंस कांस्टेंट, इसे नोट कीजिए और कुछ और बातें लिखिए। अब मान लो कि किसी ऐसे इन्वायरमेंट में एक ब्लैक बॉडी रखी है जिसका टेम्परेचर लोअर है। किससे? ब्लैक बॉडी से। तो जाहिर सी बात है, जब ब्लैक बॉडी हाई टेम्परेचर पर होगी तो वो रेडिएशन को इवॉल्व करेगी, लेकिन सेम टाइम पर वो सराउंडिंग से रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेगी। तो टोटल एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड बजाय सिग्मा इंटू टी की पावर 4 होने के, सिग्मा इंटू टी की पावर 4 होने के, अब ये तो टोटल एनर्जी इवॉल्व है, लेकिन सेम टाइम पर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द ब्लैक बॉडी एंड द सराउंडिंग वो कुछ हीट को एब्जॉर्ब भी करेगी। ठीक है, तो इसलिए एक मॉडिफिकेशन किया गया, किसमें? लेट मान लेते हैं टी टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी, टी नॉट टेम्परेचर ऑफ द इनक्लोजर ऑफ द ब्लैक बॉडी। देखो इसको ऐसे समझो, मान लो ये एक इन्वायरमेंट है, ये एक बंद सिस्टम है जिसके अंदर का टेम्परेचर टी नॉट है। ठीक, यहां पर एक ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी है। ठीक, तो ये रेडिएशन को इवॉल्व करेगी कुछ इस तरीके से, चारों दिशाओं में निकलेगी रेडिएशंस, लेकिन सेम टाइम पर अब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, कुछ अमाउंट रेडिएशन का अंदर भी जाएगा। याद रखिएगा, मैं इसे एरो से दिखा रहा हूं, कुछ अमाउंट। ठीक, तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन, तो नेट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया तब क्या हो जाएगी? नेट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, तब ई की वैल्यू जो होगी वो देखो, टोटल एनर्जी जो ब्लैक बॉडी दे रही है वो कितनी है? सिग्मा टी की पावर 4। सेम टाइम पर वो इतनी एनर्जी इन्वायरमेंट से लेगी भी, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू T4 माइनस T0 की पावर 4।
बेटा इसको स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टीफन बोल्ट्जमान, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, बोल्ट्जमान लॉ कहते हैं इसको। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जाहिर सी बात है, ब्लैक बॉडी किसी इन्वायरमेंट में होगी, कहीं होगी जहाँ का टेम्परेचर कुछ डिफरेंट होगा। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तो रेडिएशन का ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो जिस टाइम पर, जिस एक पार्टिकुलर समय में मान लेते हैं कि वो टोटल एनर्जी इवॉल्व करती है सिग्मा टी की पावर 4, लेकिन उसी समय में वो इतने अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगी, तो टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड की वैल्यू ये हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और नोट करने वाला पॉइंट ये है कि द रेडिएंट एनर्जी does not depend, the radiant energy does not depend upon the shape, size and nature of the surface. नेचर ऑफ द सरफेस, इन पर वो डिपेंड नहीं करती। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ये स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ है। ठीक, आइए समय आ चुका है इस चैप्टर को अलविदा कहने का, यानी अंततोगत्वा अंतिम टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। लीजिए साहब, थर्मोडायनेमिक्स में आप न्यूटन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 11th और 12th का बहुत ही बेसिक लेवल है। वैसे थर्मोडायनेमिक्स भी सर आइजैक न्यूटन की बहुत ही फेवरेट ब्रांच रही है और उन्होंने काफ़ी सारे काम किए। फिलहाल हम एक ही लॉ से उनको यहाँ पे ट्रिब्यूट करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखिए तो ये था पहले आपको स्टीफेंस लॉ बताया, फिर स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको पता होगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। ये जो हम कार्बन का ज़रूरत से ज़्यादा एक्सक्रीशन कर रहे हैं, इसी से जो गैसेस निकलती हैं उनके जो एडवर्स इफेक्ट हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। उस इफेक्ट को हमें पढ़ना है। आप इसे अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, मैं इसे आपके लिए छोड़ूंगा। हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर का, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हिंदी में कहते हैं न्यूटन का शीतलन नियम। ये क्या है? व्हेन अ हॉट बॉडी इज कूल्ड इन एयर, व्हेन अ हॉट बॉडी इज कूल्ड इन एयर, जब कोई हॉट बॉडी कूल्ड होती है इन एयर, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, the rate of loss of heat is directly proportional to the difference of the temperature, to the difference of the temperature of the body and surrounding। अब बहुत ऑब्वियस सी बात है, सराउंडिंग। जैसे गर्म चाय की प्याली है, ठंडी होगी। क्यों ठंडी होगी? क्योंकि चाय का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो वो हीट को लॉस करेगी। आपको पता है नेचुरली हीट जो ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफर होती है, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो जब कोई बॉडी हवा में ठंडी की जाएगी, तो जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम, बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग के। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के या टेम्परेचर डिफरेंस के, टेम्परेचर डिफरेंस के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर डिफरेंस के। अच्छा भाई, अब इसको साबित करते हैं। लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टेम्परेचर, लेट एट एनी इंस्टेंट, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज T, body is T and temperature of the surrounding is T naught, and temperature of the surrounding is T naught। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर बॉडी का टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T naught है। देन रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट यानी dq अपॉन dt, ये क्या है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माइनस T नॉट, यानी dq अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ये डिफरेंस इन टेम्परेचर है। ये क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर है, ठीक। तो बेटा देखो, क्वाइट नेचुरल है कि हीट धीरे धीरे कम होगी, और अपन फिजिक्स में एक रूल बनाकर बैठे हैं कि अगर हमें कोई चीज को घटाना होता है तो हम उसे माइनस से शो करते हैं, अपोजिट, ठीक। तो माइनस dq अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद अब हम यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे d। बेटा ये t टाइम का t है, याद रखना। हम लिख देते हैं भैया, तुमसे गलती ना हो जाए। वेयर t स्टैंड फॉर टाइम, बहुत बचा के, स्टैंड फॉर टाइम, ये t यहाँ पे टाइम है। हालांकि अपन t को टेम्परेचर के लिए भी यूज करते हैं, कैपिटल T को तो स्पेशली टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। स्मॉल t में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने वहां पे लिख दिया dq अपॉन dt इज इक्वल टू k टाइम्स t माइनस t नॉट। ये लॉ लिख गया, क्या लिख गया, लॉ लिख गया। वेयर k is a positive constant, पॉजिटिव कांस्टेंट। k क्या है बेटा, k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया एंड नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया and nature of the surface of the body, where k is a positive constant depending upon the area and nature of the surface of the body। अच्छा, अब देखो, ये वीडियो को पॉज कर इसे नोट कर डालो, इसके आगे हम आपको बताते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास कोई बॉडी है जिसका मास m है और c उसकी स्पेसिफिक हीट है, ठीक। इसी के आगे लेट m इज द मास एंड लेट m एंड s, लेट m एंड s आर दी mass and specific heat capacity of a body, then heat loss
बाय द बॉडी इन टाइम dt, इन टाइम dt ड्यू टू स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस dt। dq की वैल्यू आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, ms dt होगी। क्या होगी? ms dt। ये 10th में भी पढ़ाया था, 11th में भी पढ़ाया था, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं पढ़ाया था। अब एक काम करो, इस dq की वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में रख दो, हैं? इसे अब हम इरेज कर रहे हैं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में रख दो। तो जब तुम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखोगे तो सब्स्टिट्यूटिंग dq फ्रॉम 2 in 1, तो ये माइनस ms dt अपॉन dt इज इक्वल टू k टाइम्स t माइनस टी नॉट हो गया, t माइनस टी नॉट हो गया। बच्चों अब जानते हैं मैं क्या करने वाला हूं, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, इसको लिखने वाला हूं dt अपॉन t माइनस टी नॉट, t माइनस टी नॉट। ये हो गया k अपॉन ms, क्या हो गया? k अपॉन ms माइनस के साथ इनटू dt। ठीक, अच्छा बेटा, ठीक है। अब इसकी जगह पर आप एक बड़ा कांस्टेंट ले लीजिए, ये छोटा कांस्टेंट था, तो अब यहां पर बड़ा कांस्टेंट ले लिया, k इंटू डी टी, k इंटू डी टी, वेयर कैपिटल K इज इक्वल टू माइनस स्मॉल k डिवाइडेड बाई ms। ये क्या है? एक कांस्टेंट है। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, अब हमको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करना है? देखो, अच्छा एक चीज और यहां से निकल कर आती है, पहले इंटीग्रेट कर दें तब दिखाते हैं। कहां से इंटीग्रेट करेंगे? 1 अपॉन टी माइनस टी नॉट को dt के रिस्पेक्ट में माइनस के dt। ठीक है, अब वीडियो को पॉज कर इधर का नोट, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं। आपको अच्छे से पता है कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो यहाँ पर t माइनस टी नॉट लिखा हुआ है। इसको इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग वी गेट log t माइनस टी नॉट। याद दिला देता हूं, 1 अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू log x होती है, तो log t माइनस टी नॉट ई के बेस पर माइनस के इंटू टी प्लस सी, वेयर c इज एन डेफिनिट कांस्टेंट। अच्छा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के साथ एक प्रॉब्लम है, ये कहीं भी चले आते हैं, है ना। और चिच्चा न्यूटन की बात हो रही हो ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक तो बच्चों ये निकल कर आया। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, ये आपके द्वारा 9th या 10th में पढ़ा गया इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नेगेटिव स्लोप के साथ। तो अगर हम एक ग्राफ इस इक्वेशन से खींचना चाहें तो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींचेंगे, लेकिन वो ग्राफ ऐसे जाएगा नेगेटिव स्लोप के साथ। ये आपका लॉग t माइनस टी नॉट एक्सिस है और ये आपका टाइम एक्सिस है, ये ग्राफ आएगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिए। अच्छा, इसमें एक और काम की बात है, यहां से देखो। अब अगर हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दें, ये जो इक्वेशन है इसको हमने इंटीग्रेट किया, बेटा अब हम ये मिटा रहे हैं, एकदम बस अंतिम पड़ाव है चैप्टर का इख्तिताम है। देखिए पेन बदल देते हैं।
अब अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखें, ऐसे लिखते हैं dt अपॉन dt, ये रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर हो गया। ये क्या है? रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर। तब बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस के टाइम्स टी माइनस टी नॉट के टर्म्स में आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? के टाइम्स टी माइनस टी नॉट के टर्म्स में आ जाएगा। तो एक ये चीज और हो गई। अच्छा, एक ये याद रखना है, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट याद रखो, ये ग्राफ याद रखो, और इसी से अगर तुम चाहो तो एक और ग्राफ खींच सकते हो टेम्परेचर और टाइम के बीच में, जो कि एक्सपोनेंशियल करवाएगा। कृपया करके ध्यान देंगे, इसे किसी भी सूरत में इस लाइन से मत मिलाइएगा, ना उस लाइन से मिलाइएगा, ठीक है। ये एक और ग्राफ आ गया जिसके अंदर ये टेम्परेचर और ये टाइम एक्सिस है, इतना आपको याद रखना है। बाकी इसका जो न्यूमेरिकल टैकल करने का तरीका है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसे हम न्यूमेरिकल की वीडियो में अलग से डिस्कस कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई बात अगर नहीं समझ में आई है तो उसे पूछिएगा। अब अगला वीडियो और आसान होने वाला है, क्योंकि वो वीडियो होगा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसमें कि हम खुद थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग जरूर सीख लेंगे। अब थर्मोडायनामिक्स होगा अगला चैप्टर।